हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस अकेडमी में। आई होप आप सभी लोग दोस्तों अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। यानी भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक भूगोल में दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, क्लासेस हो चुकी है हमारी। और हम लोग दोस्तों इस समय जो हमारा टॉपिक है उसकी मैं अगर बात करूं कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तो दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में यानी कल दोस्तों हम लोगों ने वोल्केनो यानी दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके हम लोगों ने दोस्तों कुछ फीचर्स थे और उसको हम लोगों ने इसमें बताया दोस्तों कि हम लोग इसको कुछ ऐसे पार्ट में बांट के पढ़ेंगे कि हमें दोस्तों एक डायमेंशन याद रहेगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या रहता है। तो मैंने कल इसको कुछ तरीके से बताया था, ठीक है। मैं अभी उसको रिवाइज करा दूंगा बट अभी, ठीक है। तो जो भी दोस्तों नए हैं मेरे साथ आज जो जुड़े हैं दोस्तों, उनको मैं बता दूं दोस्तों, पीछे की क्लासेस आपको देख लेनी है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये मैं आपसे कहूँगा जरूर दोस्तों कि जो कल वाली क्लास ये वोल्केनो ज्वालामुखी से संबंधित हुई आप उसको जरूर करें, क्योंकि उसमें मैंने दोस्तों देखिए मैंने क्या हुआ था जब मैं कल ज्वालामुखी पढ़ा रहा था तो मैंने दोस्तों कहा था कि आपको इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें जाननी चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। देखो क्या होता है ना, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं। यानी दोस्तों उसकी कुछ बहुआयामी दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग मल्टी डायमेंशन भी बोल सकते हैं, उनको दोस्तों कवर करना होता है, उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैंने आपको दोस्तों इसमें डायमेंशन जो बताया था, सॉरी एक सेकेंड, जो मैंने इसमें दोस्तों क्या है सबसे पहले जो डायमेंशन बताया था वो मैंने बताया था, उसमें कहा था कि दोस्तों सबसे पहले हमें जानना है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। यानी मैंने परिभाषा की बात की थी इसमें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमें जानना होगा कि परिभाषा में ज्वालामुखी किसे कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी और वोल्केनोसिटी यानी वोल्केनो एवं वोल्केनोसिटी दोनों डिफरेंट शब्द हैं। मैंने कल बताया कि ज्वालामुखी जो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं वो गलत होता है। ज्वालामुखी का मतलब होता है तो जो वो पाइप या जो छिद्र या वो दरार होती है जिससे लावा बाहर निकलता है, सिर्फ उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। और जो पूरी होल क्रिया होती है उसको हम लोग वोल्केनोसिटी यानी ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो कल मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, बहुत टाइम लेके मैंने आराम से बताया था तो कल, ठीक है। फिर पहला डायमेंशन मैंने ये बताया था। दूसरा फिर मैंने कहा था कि फिर हमको इसमें ये जानना चाहिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार, टाइप ऑफ, है ना, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के प्रकार ठीक है, ये जानना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें मैंने आपको 3 टाइप के ज्वालामुखी बताए थे, एक तो एक्टिव ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, और थर्ड मैंने आपको बताया था दोस्तों एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी दोस्तों क्या है, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। देखो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वाला, दूसरा प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा दोस्तों शांत ज्वालामुखी। 3 प्रकार के मैंने कल ज्वालामुखी के बारे में बताया था आपको, ठीक है। देन फिर मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, है ना, कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियां जिसमें मैंने बताया था दोस्तों इसमें 2 टाइप की स्थलाकृतियां बनती हैं, ठीक है। आज मैं इन्हीं को पढ़ूंगा। 2 टाइप की स्थलाकृतियां बनती हैं जिनमें दोस्तों पहला जो होता है उसको दोस्तों बोलते हैं बाह्य स्थलाकृति, बाह्य स्थलाकृति कृतियां, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों आंतरिक या अभ्यांतरिक, दोस्तों अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आज ये 3 डायमेंशन इसके होते हैं। ज्वालामुखी पढ़ने के दोस्तों 3 डायमेंशन है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ज्वालामुखी और उससे संबंधित कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है, ठीक है। फिर ज्वालामुखी के प्रकार आपको पढ़ना है, फिर ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियां, और जिसमें दोस्तों हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में मैंने आपको बात की कल बताया था कि दोस्तों एक तो बाह्य स्थलाकृतियां बनती हैं और दूसरी अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां बनती हैं,
ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके डायमेंशंस हैं, जिसके मैंने दोस्तों इसमें हम लोगों ने कल, अगर मैं बात करूं मित्रों दोस्तों, तो कल हम लोगों ने इनको डन कर लिया, यानी इसको कर लिया। कल मैंने ये कराया है, ठीक है, बहुत डिटेल से, बहुत आराम से मैंने इनको पढ़ाया है। कल इस चीज़ के बारे में मैंने बताया, और फिर इससे संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, जैसे वॉल्केनो पाइप क्या होता है, क्रेटर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कल वहाँ पे बताई। आज जो हमारा टॉपिक, आज जो हमको पढ़ना है दोस्तों, वो है ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नए हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि दोस्तों कि हम, क्योंकि ये पीछे से लिंक होगा, और दूसरा चीज़ें हैं दोस्तों, हम लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मिजोस्फीयर, ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है जो भी नए हैं उनके साथ, कि ये दोस्तों किस तरीके से नीचे से लावा निकल रहा है, ये किस तरीके से। तो दोस्तों आपको बस परेशान नहीं होना है, ये वीडियो पूरी देखनी है। देन इसके बाद दोस्तों आपको कल की पिछली क्लासेस देखनी है, ज्वालामुखी का पूरा कवर हो जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों आपको पीछे की बैकलॉग जितने भी क्लासेस हैं जो आपकी बाकी रह गई हैं, आपको उनको देखना है। बहुत डिटेल से, बहुत आराम से मैंने कराया है चीज़ों को, ठीक है। तो आपको वो सारा करते रहना है, ठीक, ये सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों आपसे मेरी एक निवेदन है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं या कुछ भी जो देता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसको बेल आइकन जरूर दोस्तों दबा दें, आल वाला, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी मैं वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों, और दूसरी चीज़ ये है, आपसे मेरा निवेदन ये भी रहेगा दोस्तों कि आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। जैसे आज देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा, देन आपको फील होगा दोस्तों कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्या कंटेंट है और क्या दोस्तों किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, ये सारी चीज़। और फिर अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, देन आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दूसरों को दोस्तों शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो ये मेरा आपसे दोस्तों एक आग्रह है कि वीडियो आप पूरी देखें, ठीक है दोस्तों, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक को अपना शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम लोग बनने वाली स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आ गया दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और किसके अंडर पढ़ने जा रहे हैं। तो डायमेंशन समझ में आया दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको हर टॉपिक में दोस्तों डायमेंशन बता देता हूं कि इसमें हमको इतने डायमेंशन कवर करने हैं और किस तरीके से कवर करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ज्वालामुखी कृतियाँ, है ना, ये टॉपिक है हमारा। आपको सही शॉर्ट शार्ट दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियरली। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ब्लर हो रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब सही है, थोड़ा ब्लर कर रहा था। तो ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो दोस्तों ये दोस्तों क्या होती हैं, जो स्थलाकृतियाँ होती हैं ये 2 टाइप से होती हैं, को हम लोग दोस्तों 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं बाह्य स्थलाकृति, बाह्य स्थलाकृतियाँ, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी, एक्सट्रूसिव ट्रोपोग्राफी, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों होता है अभ्यांतरिक स्थलाकृतियाँ। इसी तरह लिखिएगा दोस्तों, आंतरिक मत लिखिएगा दोस्तों, अभ्यांतरिक, ठीक है दोस्तों।
अभ्यांतरिक स्थलाकृतियाँ, क्योंकि देखो मैंने कुछ बताया दोस्तों, ज्योग्राफी में कुछ टर्म है जो आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे मैंने दोस्तों फोर्स के बारे में जब आपको पढ़ा रहा था कि दोस्तों कुछ एक्सटर्नल फोर्स कुछ इंटरनल फोर्स लगता है, तो मैंने कहा था दोस्तों ज्योग्राफी में एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब कुछ नहीं होता, एंडोजेनेटिक फोर्स और दोस्तों एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी दोस्तों बाह्य बल और दोस्तों आंतरिक बल, ये होता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी में दोस्तों कुछ टर्म है जो आपको खुद डिक्शनरी में अपने शब्दकोश में उसको बनाना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी अगर आपको मेंस में पीसीएस लिखते समय अच्छे नंबर लेने हैं तो। क्योंकि दोस्तों कुछ सब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, अपने कुछ शब्द होते हैं, उनको दोस्तों अगर अप्लाई करते हैं अपने उस क्वेश्चन में अगर आप लिखते हैं तो दोस्तों आपका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों ज्योग्राफी में दोस्तों ढाल मतलब कुछ नहीं होता, जो दोस्तों ढाल है जिसको क्या बोलते हैं, इस तरीके जो ढाल होती है, ढाल का मतलब कुछ, ज्योग्राफी में ढाल की दोस्तों क्या शब्द यूज किया जाता है, प्रवणता, ना ही ज्योग्राफी में दोस्तों स्लोप भी नहीं याद किया लिखा जाए, ग्रेडियंट यानी दोस्तों प्रवणता। तो कुछ शब्द हैं दोस्तों ज्योग्राफी के जो आपको उसी के लैंग्वेज में दोस्तों याद करने पड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों अभ्यांतरिक दोस्तों क्या होता है दोस्तों, स्थलाकृतियां होती है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ चीज़ों को बताते भी चलता हूँ कि आपको क्या याद ध्यान रखना है। इसको दोस्तों बोलते हैं इंस्ट्रूसिव टोपोग्राफी, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है टोपोग्राफी, ठीक है। ये दोस्तों दो तरीके हैं। अब दोस्तों हम लोग ये जाने पहले कि दोस्तों ये बन किस तरीके से जाती है। अब बाह्य स्थलाकृति तो आप लोग समझ ही रहे होंगे किस तरीके से बनती है, किस तरीके से। मान लो जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, दरार से उससे क्या हुआ दोस्तों, लावा निकला, और लावा निकलने के बाद दोस्तों क्या हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि लावा से जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो पहले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से पदार्थ होते हैं। मैंने बताया दोस्तों कि लावा से निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसमें दोस्तों आपको एक तो लावा होता ही होता है, दूसरा कुछ गैसेस होती हैं, तीसरा मैंने बताया दोस्तों डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें कुछ क्या होते हैं दोस्तों, एरोसॉल्स होते हैं, कुछ दोस्तों क्या होते हैं आपको वाटर वेपर्स होते हैं, ऐश होती है, राख होती है दोस्तों। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए जब बाहर ये सब निकलने, और फिर इसमें मैंने आपको और भी बताया था कि लावा जो निकलता है वो भी दो टाइप का लावा होता है, एक तो बेसिक लावा यानी एक क्षारीय लावा और एसिडिक लावा। अब दोस्तों आप सोचिए इन सब के कारण क्या होगा दोस्तों, जो आकृतियां बनेगी भिन्न भिन्न। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे जो बेसिक लावा है यानी क्षारीय लावा दोस्तों क्या होता है, पतला होता है, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, वो सतह पर जब आता है तो दोस्तों वो क्या होता है, ठंडा होने से पहले दोस्तों वो फैल जाता है। जैसी सतह पर आएगा दोस्तों पतला है तो फैल जाता है, और फिर क्या होता है, फैलने के बाद वो क्या होता है दोस्तों, वो ठंडा होता है और फिर क्या होता है, चट्टान का रूप धारण करता है। तो इसीलिए जब उसकी टोपोग्राफी का आप देखेंगे यानी उसकी जो स्थलाकृति को देखेंगे बाहर वाली, तो दोस्तों वो कैसा होगा दोस्तों, वो कम ऊंचाई का दोस्तों और परत सील्ड की नामा, एक चट्टान की नामा उसकी संरचना का निर्माण होगा। बट वही दोस्तों आप अब जब एसिडिक लावा देखेंगे जो गाढ़ा होता है दोस्तों, और दोस्तों उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और वो चिपचिपा होता है। इसकी वजह दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि जब वो सतह पर आता है दोस्तों तो फैलने से पहले ही वो ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से उसकी जो संरचना बनेगी वो ऊंची बनेगी, है ना, एक गुंबद के आकार की संरचना बनेगी। तो ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जो जैसे कोई जो पदार्थ निकले हैं, जैसे राख निकले हैं, पदार्थ निकले। अब कुछ दोस्तों क्या होते हैं, पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं जैसे बार बार निकल रहे हैं, एक बार ज्वालामुखी फटा फिर दोस्तों क्या वो पदार्थ थोड़ा जमा हुआ फिर निकला। तो जब क्या होता है लावा और दोस्तों क्या होता है जो विखंडित पदार्थ के बार बार जमा होने से दोस्तों क्या होता है, एक लावा क्या होता है कुछ संरचना बनेगी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्या हुआ, फिर जो ज्वालामुखी से दोस्तों राख निकलते हैं दोस्तों, ठीक है, और विखंडित पदार्थ निकलते हैं। जब राख और विखंडित पदार्थ के मिलने से दोस्तों कोई संरचना बनेगी, कोई संरचना तो बनेगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये एक चीज याद रखना है कि जो संरचनाएं बनेंगी वो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ की टेंडेंसी प्रकृति पे आधारित होगी, ठीक है। इस चीज को आप अगर ध्यान रख के इस चीज को समझेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। अब दोस्तों मैंने पीछे दोस्तों बताया है कि दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें दोस्तों लावा होता है, गैसेस होते हैं, डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होता है, ऐश होती है यानी राख होता है दोस्तों, और दोस्तों साथ में क्या होता है कि एरोसोल्स के कुछ कण होते हैं। ये पदार्थ उससे निकलती हैं। गैसों में मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो ये कुछ पदार्थ, ये कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक। कभी कभी दोस्तों क्या होता है सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सी देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैसें कौन सी है। अब आपको 3-4 गैसों का नाम दे देगा, वो पूछेगा दोस्तों इसमें से कौन कौन सी, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके आपको कई ऑप्शंस बना देगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करके चलना है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, जो आभ्यंतरिक यानी जो आंतरिक जो क्या होती हैं स्थलाकृतियाँ कैसे निर्मित होती हैं दोस्तों। होता ऐसा है कि दोस्तों क्या है, अब जैसे ज्वालामुखी अंदर से निकलता है, जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा का एक चैम्बर होता है। अब वो मैग्मा दोस्तों क्यों ऊपर की ओर आता है, तो मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैंने बताया था कि दोस्तों रेडियो एक्टिव डिके होता है, जिसकी वजह दोस्तों क्या होता है, एनर्जी हाई लेवल की एनर्जी रिड्यूस होती है, और दोस्तों जो वहाँ सतह का जो नीचे का जो लावा या मैग्मा दोस्तों होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर दोस्तों वो क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, फिर इसमें दोस्तों काम ये होता है कि दोस्तों जब ये ऊपर की ओर आता है दोस्तों टकराता है, तो दोस्तों क्या होता है, और फिर नीचे जाता है। तो बार बार जब ऊपर नीचे करने की वजह दोस्तों क्या होता है, इनमें दोस्तों होता यह है कि जो गैस जो है और वाष्प की जो पदार्थ की जो तीव्रता है वो दोस्तों बढ़ जाती है। गैस दोस्तों अब जैसे क्या है, अब गैस को दोस्तों उसमें गैस भरा है, उसको बार बार आप कंप्रेस करेंगे, बार बार दोस्तों वो क्रिया करते रहेंगे, तो दोस्तों गैस की मात्रा बढ़ती रहेगी, और गैस दोस्तों क्या होगा, बाहर निकलने के लिए दोस्तों एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो गैस है या वाष्प की जो तीव्रता है दोस्तों वो कम हो जाती है। कम होने की वजह दोस्तों क्या होता है, लावा दोस्तों ऊपर ना आकर दोस्तों वो दरार में ही दोस्तों, छिद्र में ही दोस्तों क्या होता है, जम के दोस्तों क्या होता है, ठंडा होकर जम जाता है, और उससे क्या होती है, कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों वो लावा जो है वो मैग्मा स्टेनोस्फीयर के अंदर जो स्थलाकृतियां बनती, नहीं, वो कहाँ बनती है दोस्तों, जो स्थलाकृति है या जो जहाँ से तोड़ के निकल रही है वहाँ पे दोस्तों क्या होती हैं, कुछ पदार्थ जम जाता है, उसकी वजह से कुछ छोटी मोटी, कुछ बड़ी सी गुंबदाकार या कुछ होती है दोस्तों क्या स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। उन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतरिक स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। तो आपको चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमको चीज़ें समझना है। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों बाह्य स्थलाकृतियों की। तो बाह्य स्थलाकृतियों में दोस्तों आपको 4 चीज़ें पढ़ना है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो पहले आपको दोस्तों पढ़ना है मिश्रित शंकु के बारे में। दोस्तों क्या होता है मिश्रित शंकु जो बोलते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है इसकी ट्रोपोग्राफी में दोस्तों सिंडर शंकु दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी को दोस्तों राख शंकु भी बोलते हैं, एस शंकु भी बोलते हैं। तीसरा दोस्तों आपको पढ़ना है पेठिक लावा शंकु दोस्तों, पेठिक लावा शंकु दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चौथा आपको पढ़ना है दोस्तों एसिड लावा शंकु दोस्तों, एसिड लावा शंकु, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, इसमें दोस्तों आपको काफ़ी संरचनाएं पढ़नी है। मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी सारी संरचनाएं पढ़नी है, ठीक है। पहले तो आपको इसमें जानना है बैथोलिथ क्या होता है दोस्तों, बैथोलिथ संरचना बनती है इसमें। फिर दोस्तों इसमें आपको लोपोलिथ जानना है क्या होती है दोस्तों। फिर आपको इसमें फैकोलिथ दोस्तों जानना है कौन सी संरचना होती है। ये दोस्तों सीधे नाम ही पूछ लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, और छोटी छोटी डिफरेंस होता है इसमें। इसी तरह दोस्तों आपको इसमें जानना है लेपोलिथ दोस्तों क्या होती है, लेपोलिथ, लेपोलिथ संरचना क्या होती है दोस्तों, लेपोलिथ, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसमें डाइक जानना है दोस्तों क्या होती है। इसी तरह दोस्तों इसमें सिट दोस्तों, सील दोस्तों एक संरचना होती है। ये तो इतनी संरचनाओं को दोस्तों इसमें पढ़ना है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा दरवाजा बंद कर लें, आवाज़ बहुत आ रही बाहर से। तो इतनी संरचनाओं को पढ़ना है, ठीक है। ये पहले आप इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप लोग नीचे का दिख रहा है ना सिल दोस्तों, हाँ चलिए ठीक है। पहले आप इतनी स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ पे बात करूंगा। आपको पहला दोस्तों क्या है समझते चलना है अब आपको, ठीक है। मैं मिटा लूंगा नहीं, आपको दोस्तों क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद दोस्तों क्या करना है, सीधे हेडिंग डालनी है दोस्तों मिश्रित शंकु, या इसको दोस्तों कंपोजिट कोन बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश भी लिखने की अगर इच्छा हो तो दोस्तों लिख लीजिएगा कंपोजिट कोन, ठीक है। पहले को इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कंपोजिट कोन। हेडिंग डालेगा, फिर मैं सिंडर की भी बता दूंगा। सिंडर को दोस्तों सिंडर ही बोलते हैं, और कोन का दोस्तों कोन लिख देंगे।
ठीक है। कंपोजिट कौन दोस्तों, ये बनाने के बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी दोस्तों मिश्रित शंकु, ठीक है, मिश्रित शंकु। बना ली दोस्तों। अब मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताता हूँ, मतलब बोलता हूँ, आप डालें हेडिंग दोस्तों। सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चलो हेडिंग डाली दोस्तों मिश्रित शंकु। पहले जानिए दोस्तों मिश्रित शंकु क्या होता है। मैंने जैसे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो उससे बहुत सारे पदार्थ, गैसेस, राख, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार लिखिएगा दोस्तों, मैं आपको लिखाता हूँ। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला लावा एवं विखंडित पदार्थों के बार बार जमा होने से, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा एवं विखंडित पदार्थों के बार बार जमा होने से मिश्रित शंकु या परतदार शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। क्या लिखना है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा एवं विखंडित पदार्थों के बार बार जमा होने से मिश्रित एवं परतदार शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। ये याद रखना है। इसी को दोस्तों कंपोजिट मिश्रित परतदार शंकु होता है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपको अंतर, मैंने क्या बताया दोस्तों, विखंडित पदार्थ एवं लावा, इसमें दोस्तों राख सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों राख सम्मिलित नहीं है, ठीक है। विखंडित पदार्थ है तो विखंडित पदार्थ है, मतलब इसमें राख सम्मिलित नहीं है, इसमें दोस्तों जलवाष्प सम्मिलित नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है। इसीलिए मैंने दोस्तों आपको दो चीज़ों पे अंडरलाइन कर देना है, लावा एवं विखंडित पदार्थ, ठीक है, से निकलने वाले, देखो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा एवं विखंडित पदार्थों के बार बार जमा होने से शंकु यानी मिश्रित शंकु एवं परतदार शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गई। इसमें कौन कौन से पदार्थ शामिल हो रहे हैं, तो इसमें विखंडित पदार्थ एवं लावा, इसको इंडिकेट कर लीजिए, हाइलाइटर से कर लीजिए या रेड पेन या उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए, लावा एवं विखंडित पदार्थ के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पहली चीज आपको ये समझ में आ गई, सिंडर शंकु किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको लिखना क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली राख एवं विखंडित पदार्थ, राख एवं विखंडित पदार्थ के जमने से, है ना, ज्वालामुखी उद्गार के समय राख एवं विखंडित पदार्थों से बनने वाली संरचना को, राख एवं विखंडित पदार्थ से बनने वाली संरचना को सिंडर शंकु या राख शंकु कहते हैं, सिंडर शंकु या राख शंकु कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ का कोई योगदान नहीं होता है, ये जरूर लिखना है, इसमें तरल पदार्थ का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आया। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले राख एवं विखंडित पदार्थों से बनने वाली संरचना को सिंडर शंकु या राख शंकु कहते हैं। इसके निर्माण में तरल पदार्थ का कोई योगदान नहीं होता है, और इसके निर्माण में तरल पदार्थ का योगदान था। लावा क्या होता है दोस्तों, तरल पदार्थ होता है, अब वो चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, ठीक है। बट इसके निर्माण में दोस्तों विखंडित पदार्थ और राख का योगदान है, तो तरल पदार्थ का कोई निर्माण नहीं है, योगदान नहीं, तो उसको सिंडर शंकु कहते हैं। बात समझ में। अब आपको इसमें अंडरलाइन क्या कर देना दोस्तों, तीन चीजें, एक तो दोस्तों राख, विखंडित पदार्थ और दोस्तों तरल पदार्थ का कोई योगदान नहीं, इनको दोस्तों अंडरलाइन कर लेना। सीधे हेडिंग दे देता है, सिंडर शंकु निम्नलिखित से मिलकर बनता है, बताइए दोस्तों, तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं ना दोस्तों, जो कोई जल्दी नहीं पढ़ता,
आप 1-2 नंबर आगे रहेंगे जब कभी पूछा जाएगा भविष्य में, इस तरीके से आपको, ठीक है। पेठिक लावा दोस्तों शंकु क्या होता है, इसको दोस्तों बेसिक लावा शंकु भी बोलते हैं, है ना, बेसाल्टिक लावा शंकु भी बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, यह लावा दोस्तों क्या होता है, पतला एवं दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय पतला एवं हल्का। देखो इसको अभी रुकिए, इसको समझिएगा, पहले इसको समझना ऐसा है दोस्तों, दोस्तों क्या होता है, यह हल्का एवं पतले लावा से, ठीक है, हल्का एवं पतला। देखो बेसाल्टिक लावा दोस्तों, बेसिक लावा कैसा होता है दोस्तों, हल्का एवं पतला होता है, ठीक। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है और इसमें दोस्तों क्या होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है। इसके वजह से ज्वालामुखी उद्गार के बाद सतह पर आने पर यह दोस्तों क्या होता है, तेजी से फैल जाता है, ठीक है। और फैलने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये ठंडा होता है और इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, एक सील्ड जैसी संरचना होती है, इसीलिए इसको सील्ड शंकु भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको पेठिक लावा शंकु भी बोलते हैं, सील्ड शंकु भी बोलते हैं और इसको बेसाल्टिक लावा शंकु भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बेसाल्ट लावा से निर्मित होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, इसको लिखने के शब्द दोस्तों मैं टर्म बताता हूं दोस्तों आपको, एक सेकंड रुकिएगा, लिखते समय क्या लिखना है दोस्तों। ज्वालामुखी लावा के, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले हल्के एवं पतले लावा से, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सतह पर आने पर तेजी से सतह पर फैल जाता है और ठंडा होने के बाद कम ऊंचाई की एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे पेठिक लावा शंकु कहते हैं या बेसाल्टिक लावा शंकु कहते हैं, ठीक है। अब दोबारा बोलूँगा तो मैं फिर कुछ और बोल दूंगा, तो क्या बोलना है, हाँ, ज्वालामुखी उद्गार के समय हल्का एवं पतला लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सतह पर ऊपर आने पर तेजी से फैल जाता है, ठीक। फैलने के बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, ठंडा होने के बाद दोस्तों कम ऊंचाई की एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे पेठिक लावा एवं बेसाल्टिक लावा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बेसिक लावा मैंने बताया दोस्तों हल्का होता है, क्षारीय होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। मैंने पीछे भी बताया था दोस्तों बेसिक लावा एवं दोस्तों कौन सा, लवणीय लावा यानी एसिडिक लावा में अंतर मैंने बताया था दोस्तों। तो आपको अगर उस चीज़ के बारे में पता हो तो आराम से आप जान जाएंगे, क्योंकि हल्का रहेगा, पतला है, हल्का है, तो दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, तेजी से फैलेगा, फिर दोस्तों क्या होगा, ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो दोस्तों अब जब फैलेगा तो दोस्तों क्या होगा, कम ऊंचाई की संरचना बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये कम ऊंचाई की संरचना बनाता है, ठीक है। एसिडिक लावा शंकु क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा गाढ़ा एवं दोस्तों चिपचिपा होता है, जिसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो वह जब सतह पर ऊपर आता है तो फैलने से पहले ही ठंडा हो जाता है और ये क्या होता है, एक ऊंची संरचना का निर्माण करता है, जिसे दोस्तों बेसिक एसिड लावा शंकु कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने बताया दोस्तों जो एसिडिक लावा होता है वो दोस्तों क्या होता है, गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है और इसमें क्या होता है दोस्तों, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जब ये सतह पर आता है दोस्तों तो ये गाढ़ा होता है और सतह पर आते ही दोस्तों ये जम जाता है और ये फैलने से पहले ही जम जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, एक ऊंची संरचना का निर्माण होता है, जिसको दोस्तों एसिडिक लावा शंकु कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले गाढ़े एवं चिपचिपे लावा का, जिसमें दोस्तों क्या होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सतह के आने के बाद फैलने से पहले ही ये जम जाता है, जिससे क्या होता है, एक ऊंची संरचना का निर्माण होता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एसिडिक लावा शंकु कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों शंकु आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। पहले में दोस्तों मैंने बताया दोस्तों मिश्रित शंकु में दोस्तों यहाँ दोस्तों विखंडित एवं दोस्तों क्या होता है, लावा के बार बार जमा होने दोस्तों मिश्रित लावा का शंकु का निर्माण होता है। सिंडर शंकु मैंने बताया दोस्तों विखंडित पदार्थ एवं ऐश के दोस्तों मिश्रण से दोस्तों क्या होता है, यानी राख के मिश्रण से दोस्तों जो संरचना बनती है उसकी वजह दोस्तों क्या होता है, सिंडर शंकु। आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप देखना दोस्तों क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी जब आप जाएंगे देखने, ये ज्वालामुखी मान लो निकल रहा है, तो
तो इसके आसपास दोस्तों क्या होता है, सिलेंडर शंकु की संरचना बनती है, क्योंकि धूल कण दोस्तों पहले वायुमंडल में जाएंगे, फिर क्या होगा दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सतह पे बैठेंगे, और जब वो बैठते हैं तो दोस्तों वो कुछ ऊंची की संरचना बना देते हैं इस तरीके से, तो इसको सिलेंडर शंकु बोलते हैं। ठीक है, फिर पैठिक लावा मैंने बताया दोस्तों, ये बेसिक लावा से बना होता है और पतला होता है दोस्तों, इसलिए सतह पे आने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये फैल जाता है और दोस्तों ये क्या करता है, कम ऊंचाई की संरचना बनाता है। ठीक, एसिडिक लावा मैंने बताया दोस्तों गाढ़ा होता है, सतह के आते ही दोस्तों ये क्या होता है, ठंडा होकर दोस्तों क्या जम जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी संरचना ऊंची बनती है और इसलिए दोस्तों एसिडिक लावा शंकु होते हैं। ठीक है, ये चार चीजें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब मैं आप इसको मिटाता हूं। ठीक, ये लिख लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अभियांत्रिक स्थलाकृतियों के बारे में। इनको दोस्तों जो मैंने लिखा है जितना उतना ही पढ़ना है, बुक में बहुत सारा कुछ दिया रहता है, कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप बुक से पढ़ेंगे। मैं 100% कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने दोस्तों जो आपको इतना ईजी वे में दोस्तों बताया है, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों मैंने इसमें बहुत रिसर्च की है। मैं कल रात में दोस्तों इसको खूब ध्यान से पढ़ा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ये आता तो पहले से भी था, बट इसमें दोस्तों मुझे इसमें थोड़ा आपको मैं समझाने के लिए दोस्तों थोड़ा मैंने सोचा कठिनाई ना होने पड़े और आसानी समझ में आए, तो चीज़ों को ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे मेन चीज़ दोस्तों अभियान, देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन संरचनाओं से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ज्वालामुखी से अगर किसी संरचना में पूछे जाएंगे कि ज्वालामुखी की जो स्थलाकृतियाँ होती है, जो टोपोग्राफी होती है, उनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये संरचनाएं किस तरीके की होती हैं, तो इनको समझने के लिए दोस्तों क्या होगा, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, बहुत आराम से आप भी साथ साथ में वो डायग्राम बनाते चलिएगा। दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये मैग्मा चैम्बर होता है। हम जानते हैं दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैं रेड कलर से बना देता हूँ, सॉरी इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ, अलग लगेगा, ताकि यहाँ दोस्तों क्या होता है, ये मैग्मा चैम्बर होता है। मैंने बताया स्टेनोस्फीयर होता है, स्टेनोस्फीयर दोस्तों क्या होता है, मैग्मा भरा रहता है। पीछे क्लासेस मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, मैग्मा भरा होता है। ठीक है, मैग्मा भरा होता है, और दोस्तों ये क्या होता है, ऊपर क्रस्ट होती है। जब ये क्रस्ट को तोड़कर दोस्तों क्या होता है, मैग्मा ऊपर आता है,